नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें कौन सी हैं बताएंगे आपको, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। झारखंड के चुनावी रण के लिए पीएम मोदी ने संभाली प्रचार की कमान। गढ़वा में जेएमएम कांग्रेस राजद के गठजोड़ को परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी और तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। वहीं हेमंत सोरेन समेत इंडी गठबंधन ने भी किया प्रचार तेज। महाराष्ट्र की डीजीपी के तत्काल तबादले का आदेश। राजनीतिक दलों की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने लिया फैसला। सियासी समर के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक शुरू। जमात-ए-इस्लामी हिंद बैठक में शामिल। कर्नाटक में वक्फ के मनमाने रवैये के खिलाफ बीजेपी का राज्यव्यापी प्रदर्शन। अल्मोड़ा में बस दुर्घटना में 35 की मौत। मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश। पीएम राहत कोष से मृतक परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50,000 की सहायता राशि की घोषणा। मुख्यमंत्री धामी ने घायलों के बेहतर उपचार को सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। पूर्वांचल में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तेज। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की व्यापक तैयारी। दिल्ली में प्रदूषित यमुना मृत्यु की चिंता का बनी कारण। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी जनसभा का आगाज गढ़वा से किया। उन्होंने जेएमएम कांग्रेस राजद के गठजोड़ को परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी और तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला करार दिया। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि ऐसे लोगों से बचें, तभी राज्य का विकास हो सकेगा। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। इस दौरान भ्रष्टाचार और लूट को प्रधानमंत्री ने बड़ा मुद्दा करार दिया। उन्होंने कहा कि लूटने वाले लोगों ने राज्य के लोगों के लिए बनने वाले हर विकास कार्य को लूट लिया। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। भ्रष्टाचार सबसे अधिक गरीब को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को सबसे ज्यादा दुखी करता है, बर्बाद करता है, तबाह कर देता है। झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है कि कैसे जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर
भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। जेएमएम के मंत्री के लोगों के पास से क्या निकलता है? नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? क्या निकलता है? कांग्रेस के सांसद के घरों से नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? मैंने तो आंखों से कभी नोटों के इतने पहाड़ नहीं देखे जी। मैंने टीवी पर देखा कि लूट के नोटों के पहाड़ इतने बड़े होते हैं जी। अरे इंसान तो छोड़िए, मशीनें गिनते गिनते थक गई थी। और ये पैसा किसका था भाई? ये पैसा किसका था? ये पैसा झारखंड के लोगों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के नौजवान का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड की बेटियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के गरीबों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के आदिवासियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के मेरे किसान भाइयों का था कि नहीं था? लूट लिया। कहीं रोड बननी थी, कहीं बस अड्डा बनना था, कहीं ये पुलिया बननी थी, कहीं स्कूल अस्पताल बनना था, कहीं बिजली की लाइन पहुंच रही थी। सब कुछ लूट लिया। साथ ही झारखंड चुनाव को प्रधानमंत्री ने बेटी माटी रोटी को बचाने का चुनाव बताया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के झूठे वादे से बचने की बात कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस ने झूठे वादे किए, लेकिन अब उन्हें पूरा नहीं कर पा रही है। इन्होंने हिमाचल को तबाह करके रख दिया है। वहां कर्मचारियों के सामने सैलरी और पेंशन तक का संकट आने लगा है। अपने हक का डीए पाने के लिए कर्मचारियों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं। यहां जो सरकारी मुलाजिम है ना, वो जरा हिमाचल के अपने परिचित हो तो पूछ लो क्या हाल करके रखा है इन्होंने। तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार के झूठे वायदों की वजह से वहां की जनता पस्त पड़ गई है। कर्नाटका में जो कुछ हो रहा है उससे तो कांग्रेस के भीतर ही घमासान मचा है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं ये राज्यों को दिवालिया कर देगी। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों की घोषणाओं पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। तो झारखंड में चुनावी पारा जो है बढ़ता नजर आ रहा है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की भी अगर बात करें तो नामांकन वापस लेने की आज यहां आखिरी तारीख है। महाराष्ट्र में 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जांच के बाद 7066 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं। लेकिन अब राज्य की सभी पार्टियों के सामने चुनौती है कि नाराज उम्मीदवारों को कैसे मनाया जाए। जानकारी के अनुसार महायुति के करीब 36 और महाविकास अघाड़ी के 26 उम्मीदवार बागी हो गए हैं। उम्मीदवारों ने एक दूसरे के खिलाफ नामांकन दाखिल किया है और कई सीटों पर सहयोगी दलों के बीच दोस्ताना मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। महायुति के नेताओं के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है और बागी नेताओं से बातचीत कर उनका नॉमिनेशन वापस लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन नाराज उम्मीदवारों में कुछ बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं। वहीं इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने बोरीवली विधानसभा सीट से अपना नामांकन वापस लेने का मन बना लिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने गोपाल शेट्टी को बना लिया है। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने बोरीवली विधानसभा क्षेत्र से नाम वापस लिया है।
बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने गोपाल शेट्टी को समझाया, इसलिए गोपाल शेट्टी ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला किया। वहीं बीजेपी ने यहां से संजय उपाध्याय को टिकट दिया है। वहीं मोर्शी विधानसभा सीट पर भी महायुति के बाकी उम्मीदवार आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है, मजबूत पार्टी है। देश सेवा, समाज सेवा के लिए हम सब एक हैं। और आपको बता दें, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को उनके पद से हटा दिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और अन्य दलों की शिकायत पर उनका तत्काल स्थानांतरण किया है। आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह कैडर के अगले वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी को अपना कार्यभार सौंपे। इसके बाद फिलहाल मौजूदा मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर को डीजीपी पद का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। कर्नाटका के विजयपुरा में वक्फ भूमि विवाद ने सियासी तूल पकड़ लिया है। राज्य सरकार की तुष्टीकरण की नीति को लेकर भाजपा लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। इसी विवाद को लेकर आज कर्नाटक के कलबुर्गी में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर जमकर निशाना साधा। मामला तूल पकड़ता देख मुख्यमंत्री ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि विजयपुरा, यादगीर, धारवाड़ और राज्य के अन्य जिलों में किसानों की जमीन के दस्तावेजों में किए गए किसी भी बदलाव को तुरंत वापस लिया जाए। ये विवाद अक्टूबर में इस समय सामने आया जब विजयपुरा के किसानों को नोटिस मिला था। इस नोटिस में कहा गया था कि उनकी जमीन रिकॉर्ड के अनुसार वक्फ की संपत्ति है। और आइए आपको बताते हैं कर्नाटका में वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भाजपा की क्या कुछ मुख्य मांगे हैं। इनमें अगर प्रमुखता से देखा जाए तो भाजपा की प्रमुख मांग में है वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं की जांच ईडी और सीबीआई से कराई जाए। इसके साथ ही वर्ष 1974 के वक्फ अधिसूचना राजपत्र को वापस लिया जाए और साथ ही जो यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं विजय जमीर अहमद खान के इस्तीफे की मांग लगातार बीजेपी कर रही है। साथ ही किसानों के नाम संपत्ति के रिकॉर्ड को बहाल किया जाए। तो ये कुछ प्रमुख मांगे बीजेपी की, जिसके लगातार जो प्रदर्शन का दौर है वो देखने को मिल रहा है कर्नाटका में। और वहीं केरल की वायनाड लोकसभा सीट की बात की जाए तो उपचुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच रहा है। ये सीट राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने महासचिव प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया है, जो वायनाड संसदीय क्षेत्र में जगह जगह लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। My brother decided to walk 4,000 kilometers from Kanyakumari to Kashmir in the name of unity and peace. Strength to do that, to walk 4,000 kilometers and then to travel from Manipur to Mumbai, another 4,000 kilometers, speaking of peace, of love and brotherhood, in an atmosphere where hatred was being spread, anger was being spread, and divisions were being spread between the people of India. और वहीं अल्मोड़ा के मार्चुला की अगर बात की जाए तो यहाँ एक यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई। हादसे में करीब 35 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए गए हैं। मौके पर बचाव अभियान जारी है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर घायलों को निकालकर उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचा रही है। हादसे में गंभीर रूप से घायल 23 वर्षीय मेघा को आखिरकार हेली सेवा के माध्यम से एम्स ऋषिकेश में भी शिफ्ट किया गया। अल्मोड़ा बस हादसे पर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। घायलों में जिनकी हालत नाजुक है उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज़ की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों की शीघ्र कुशलता की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की तरफ से मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की राहत की घोषणा की है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए बस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने जिम्मेदार अधिकारियों को घायलों को बेहतर उपचार की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है, सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है, सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहाँ पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुँचाया जाएगा। और बात राजधानी दिल्ली की, जहां वायु प्रदूषण की वजह से पहले ही संकट छाया हुआ है। अब छठ से पहले यमुना नदी का प्रदूषण स्तर भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और ये प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी में अमोनिया की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की वजह से सफ़ेद झाग की चादर पानी के ऊपर तैर रही है। यमुना नदी के प्रदूषित होने पर छठ व्रतियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार हमारे गरीब आदमियों के साथ में खिलवाड़ कर रही है। वो अपनी मतलब की सत्ता के मुद में चू रहे हैं। वादा तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम आज 5 सालों से आ रहे हैं यहाँ पे। बगल में ही हम मतलब कि गोविंदपुरी में रहते हैं, वहाँ से हमारे पूरे फैमिली आती है यहाँ पर नहाने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना गंदा पानी है। जब वोट लेने का रहता तब तो वादा बहुत करते हैं, उसका बाद हो जाता फिर अपने अपने घर में बैठ जाते हैं। और क्या करेंगे हम सब। ये तो खतरे में, ये कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, एलर्जी हो रहा है, खुजली होता है शरीर में, पानी गंद है, क्या करूँ। पानी हरा होना चाहिए, नीला होना चाहिए, वो काला पानी है और काला पानी की मात्रा ये है कि जो इसका बीओडी लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जो कि एसटीपीज़ के द्वारा, जो दिल्ली में 40 एसटीपीज़ हैं, जो कि कहने के लिए 40 हैं और 37 काम कर रही हैं और 37 में से 22 खुद उनके स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रही हैं। उनकी खुद की अपनी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है कि वो बता रही है कि जो 22 एसटीपीज़ हैं वो हम उतना आउटलेट दे ही नहीं पा रहे हैं और अगर प्रॉपर काम करें तो स्थिति ये जो नदी काली दिख रही है वो काली नहीं दिखेगी। और बात अर्थव्यवस्था से जुड़ी, दरअसल हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। शुरुआती कारोबार में ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, फिन सर्विसेज और एफएमसीजी सेक्टर में भारी बिकवाली देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 1409 अंक गिरकर 78,316 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 454 अंक गिरकर 23,850 पर के स्तर पर आया। वहीं बीएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 8.44 लाख करोड़ रुपए घटकर करीब 440 लाख करोड़ रुपए रह गया। जानकारों का मानना है कि 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अनिश्चितता के चलते आज भारतीय बाजार में सतर्कता का माहौल है। इसके अलावा 7 नवंबर को होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति बैठक का असर भी भारतीय बाजार में आशंकाओं को बढ़ा रहा है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को भी भारतीय बाजार में गिरावट के पीछे एक वजह के तौर पर देखा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ब्रैम्पटन, कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा हिंदुओं पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास के कनाडा सरकार से सुरक्षा आग्रह के बावजूद इसमें नज़रअंदाजी की गई है। उन्होंने कहा कि स्वयं कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हिंदुओं की सुरक्षा का वादा किया था, परंतु वह खोखला साबित हुआ। इसके साथ ही उन्होंने ट्रूडो सरकार के खालिस्तानियों को समर्थन को भारत और कनाडा के बीच खराब हुए संबंध के लिए जिम्मेदार ठहराया। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी हमले की घटना चिंता की बात है। इंडियन काउंसिलेट ने एक शिविर लगाया था
कैंप लगाया था। 3 दिन पहले इसकी सूचना वहाँ की पुलिस को दी थी। इस प्रार्थना को नज़रअंदाज किया गया। इसके पहले भी ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिरों पर हमले हो चुके हैं। अपने वक्तव्य में दिवाली पर प्रधानमंत्री ट्रूडो ने यह भी कहा था कि हम इस भारतीय समुदाय को सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। यह दावा खोखला साबित हुआ है। उनका बहुमत खालिस्तानी सांसदों के समर्थन पे टिका है। कानून में आत्मरक्षा का जो अधिकार है वह हिंदुओं को भी प्राप्त है और आवश्यकता पड़ी तो उस अधिकार का वह उपयोग भी करें। सीनियर पुरुष हॉकी नेशनल चैंपियनशिप का 14वां संस्करण आज से तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू हो गया है। 16 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 31 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 8 पूल में बांटा गया है। लीग चरण के दौरान प्रत्येक टीम अपने पूल की हर दूसरी टीम के खिलाफ खेलेगी। प्रत्येक पूल से शीर्ष टीम 13 नवंबर को क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। इसके बाद 15 नवंबर को सेमीफाइनल और 16 नवंबर को फाइनल और तीसरे और चौथे स्थान के लिए प्लेऑफ होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 3-0 से गंवाने के बाद भारत आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 और 25 के स्टैंडिंग दूसरे स्थान पर खिसक गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। अब फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया में 5 मैच की सीरीज के कम से कम 4 मैच जीतने होंगे। मुंबई में खेले गए तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने 25 रन से हराकर 3-0 से क्लीन स्वीप किया। टेस्ट में 1999 और 2000 के बाद भारतीय टीम को पहली बार करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत को तब दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से हराया था। और न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली 3-0 की करारी हार के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वह एक कप्तान और एक बल्लेबाज के रूप में भी विफल साबित हुए। रोहित ने कहा कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली और हम इसे स्वीकार करते हैं। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी की बात की जाए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें जिस तरीके से यहां भारत को हार का सामना करना पड़ा। पूर्व क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों टेस्ट सीरीज में 3-0 से मिली हार पर आत्मनिरीक्षण की सलाह दी है। सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा कि घर पर 3-0 से हारना बहुत मुश्किल है और इसके लिए आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है। क्या यह तैयारी की कमी थी? क्या ये खराब शॉट चयन था या मैच अभ्यास की कमी थी? शुभमन गिल ने पहली पारी में लचीलापन दिखाया और ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में शानदार प्रदर्शन किया। उनके फुटवर्क ने चुनौतीपूर्ण सतह को पूरी तरह से अलग बना दिया। वह बस शानदार था। पूरी श्रृंखला में लगातार प्रदर्शन के लिए न्यूजीलैंड को पूरा श्रेय जाता है। भारत में 3-0 से जीतना सबसे अच्छा परिणाम है। तो मुंबई में करारी हार के बाद रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में अपना शीर्ष स्थान भी खो दिया है और नए टेबल टॉपर्स में ऑस्ट्रेलिया के पीछे दूसरे स्थान पर आ गई है। भारत के पास 2023 और 25 WTC चक्र असाइनमेंट में ऑस्ट्रेलिया में केवल सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बची है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 22 नवंबर से 7 जनवरी 2025 तक पर्थ, एडिलेड, ब्रिस्बेन, मेलबर्न और सिडनी में खेली जाएगी। अगर भारत को लगातार तीसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनानी है तो उसे ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 4 मैच में जीत दर्ज करनी होगी। और अब बात भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बानसोड की, जिन्होंने डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड से 10-21, 15-21 से हारकर हाइलो ओपन सुपर 300 में उसकी उपविजेता रहीं। मालविका को जर्मनी के सारब्रुकन में खेले गए हाइलो ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय शटलर को डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड के खिलाफ 43 मिनट तक चले मुकाबले में 21-15, 21-10 से शिकस्त मिली। मालविका ने अपने महिला एकल सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की जूली डबल जैकोबसेन को सीधे गेम में हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने रणजी ट्रॉफी के मौजूदा संस्करण के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। साहा ने एक्स पर पोस्ट के जरिए ये जानकारी साझा की। साहा ने एक्स पर पोस्ट किया कि क्रिकेट में एक यादगार सफ़र के बाद यह सीज़न मेरा आखिरी सीज़न होगा।
रिटायर होने से पहले मैं बंगाल का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक आखिरी बार सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं सिर्फ रणजी ट्रॉफी में खेलूंगा। इस अविश्वसनीय सफ़र का हिस्सा बनने वाले सभी लोगों का शुक्रिया। आपका समर्थन दुनिया के लिए मायने रखता है। आइए सीज़न को यादगार बनाएं। आपको बता दें, रिद्धिमान साहा ने 2010 और 2021 के बीच 40 टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और 9 T20 में भी हिस्सा लिया है। इसके अलावा उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस सहित विभिन्न टीमों के लिए 170 इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL मैचों में हिस्सा लिया है। साहा दिसंबर 2021 से राष्ट्रीय टीम से बाहर हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को चुनाव है। इस चुनावी अखाड़े में डेमोक्रेट उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर है। इस बीच उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मतदान से ठीक पहले मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप पर जुबानी हमला बोला। कमला हैरिस ने मतदाताओं से कहा कि ट्रंप की चुनावी धोखाधड़ी की रणनीतियों के जाल में ना फंसे। In particular, people who have not yet voted, to not fall for his tactic, which I think includes suggesting to people that if they vote, their vote won't matter. Suggesting to people that somehow the integrity of our voting system is not intact so that they don't vote. वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली को संबोधित किया और महंगाई को खत्म करने और अप्रवासियों को रोकने का वादा किया। इसके साथ ही ट्रंप ने कमला हैरिस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमला ने अमेरिकी लोगों के सपने को तोड़ा है, वो इसे ठीक करेंगे और अमेरिकी लोगों के सपने को वापस लाएंगे। The message of hope for all Americans with your vote on Tuesday. I will end inflation. I will stop the invasion of massive numbers of criminals coming into our country. Thank you very much, Kamala and Joe. And I will bring back the American dream, and we'll bring it back stronger than ever before. But this is all you need to know. Kamala broke it, and we will fix it, and we're going to fix it fast. तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।